नमस्कार दोस्तों, इंदिला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मैं एस.एन. शुक्ला एक बार दोबारा आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे के पहले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को आईपीसी भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 2 के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें सेक्शन 16 से लेकर 25 के बारे में आप लोगों को बताया था। और आज मैं पार्ट 3 चैप्टर 2 के, इसमें सेक्शन 26 से लेकर 40 यानी धारा 26 से लेकर 40 के बारे में आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 26 यानी धारा 26। धारा 26 में है रीजन टू बिलीव यानी विश्वास करने के कारण। इसमें क्या बताया गया है? अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट काज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। यानी कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त वजह रखता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर बताने का प्रयास ये किया गया है कि बिलीव और सस्पिशन में दोनों में अंतर होता है। बिलीव तभी होगा जब किसी कार्य का एक कारण अवश्य ही अवश्य होगा। केवल सस्पिशन मात्र से हम विश्वास या बिलीव की धारणा तैयार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब तक कोई एक पर्याप्त कारण या फिर ठोस कारण ना हो, तब तक हम उसे विश्वास के रूप में धारित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 27। सेक्शन 27 में बताया गया है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। इसमें बोला गया है व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोसेशन ऑफ पर्सनस वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सनस पोसेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। यानी कि जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ही है। अब अगर इसको समझने का प्रयास किया जाए तो मान लीजिए कोई संपत्ति है और वो एक इच्छा अनुसार जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसके इच्छा अनुसार वो उसकी पत्नी, उसके लिपिक या उसके जो सर्वेंट है या सेवक है उसको कब्जे में दिया गया है, तो ये जान लीजिए वो संपत्ति उस व्यक्ति के ही कब्जे में मानी जाएगी, भले ही उसने अपने इच्छा अनुसार उस संपत्ति को इन तीनों को दे रखा है। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन भी है कि अगर कोई व्यक्ति कोई टेम्पररी अपना सर्वेंट या लिपिक रखता है, ठीक है, रेगुलर नहीं, परमानेंटली नहीं, बल्कि किसी स्पेसिफिक काज के लिए रखता है या थोड़े समय के लिए रखता है, तब भी वो इसी के अंतर्गत लिपिक और सेवक के विषय के अंतर्गत आएगा। ये इसमें बताने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 28। सेक्शन 28 है काउंटरफीट या कूटकरण के बारे में। काउंटरफीट का सामान्य शब्दों में मतलब होता है नकल करना। यहाँ बोला गया है अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन and knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। यदि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश दिखना या इस आशय से कारित करता है वह उस सादृश्य से छल कपट करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तदद्वारा छल कपट किया जाएगा, तो उसे कूटकरण करना कहा जाता है। यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और वो एक मान लीजिए कोई मुद्रा है, नोट है, करेंसी है, और उसकी नकल बनाता है और इस तात्पर्य से नकल बनाता है कि उसके ज़रिए वो छल या कपट कर सकता है या छल या कपट करेगा। भले ही वो जो नकल बनाता है वो सेम उस नकल के जो उसका असली स्वरूप है उसके अनुरूप नहीं है, फिर भी वो कूटकरण या काउंटरफीट के अंतर्गत ही माना जाएगा। यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है कि अगर वो नकल मैच नहीं करता है, फिर भी अगर उसमें ये छल कपट किए जाने का संभाव्य है, तो उसे नकल के ही रूप में या कूटकरण काउंटरफीट के रूप में ही जाना जाएगा। इसके बाद आएंगे सेक्शन 29 या धारा 29। इसमें डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के बारे में उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि भाई दस्तावेज आईपीसी के तहत किसे कहा जाएगा। इसमें बोला गया है द वर्ड डॉक्यूमेंट डेनोट्स एनी मैटर
expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। यानी कि दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसे किसी सामग्री पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने का आशायित हो या उपयोग किया जा सके। यानी कि कोई भी ऐसा सामग्री जो जिस पर हम अंक, चिन्ह या अक्षर के जरिए कुछ प्रभावित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, उन्हें हम दस्तावेज के अंतर्गत माने जाएंगे और वो सारी चीज़ें दस्तावेज मानी जाएंगी। इसमें एक अलग से एक सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 29A। ये तब जोड़ा गया जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज के अंतर्गत माना गया है। इसका डेफिनेशन IT एक्ट 2000 के सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, जिसमें क्लॉज टी में इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 30 में, जिसमें बताया गया है वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति, द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच आर परपोज टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाई एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal rights। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्यित है जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार सृजित, विस्तृत, स्थानांतरित, सीमित, नष्ट किया जाए या छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व के अधीन है या कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है। यहाँ पर देखिए, मूल्यवान प्रतिभूति में कोई भी ऐसा दस्तावेज जो किसी भी तरह के कानूनी अधिकार को बनाए, घोषित करे या उसको किसी को अधिकार दिया जाए या किसी के अधिकार छीने जाए, ये सारी चीज़ें उस मूल्यवान सिक्योरिटीज या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में माना जाता है। इसमें हम किसी रजिस्ट्री या किसी कॉन्ट्रैक्ट या इन सब चीज़ों को मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में जान सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेक्शन 31, जिसमें है अ बिल या फिर वसीयत। बिल हम सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात किसी को अपनी संपत्ति घोषित करने का जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है या फिर दस्तावेज रखता है, उसे बिल के रूप में जानते हैं। वही चीज़ यहाँ भी बताया गया, द वर्ड अ बिल डिनोट्स एनी टेस्टिमोनी डॉक्यूमेंट। बिल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 32 में, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन। कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ सर्टेन contrary intention appears from the context, word which refer to act done extend also to the illegal omission। जब तक इस संदर्भ में प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। यहाँ बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि अगर इस IPC इंडियन पिनल कोड में कहीं पे भी एक्ट वर्ड का प्रयोग हो रहा है, तो उस एक्ट वर्ड को हम हमेशा इलीगल ओमिशन या फिर अवैध लोप के रूप में जानेंगे, क्योंकि चूंकि ये पिनल कोड है, दंड संहिता है, तो यहाँ पर कोई भी कार्य जो हम उसको सूचित कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई इलीगल ओमिशन यानी अवैध लोप शामिल ही होगा। हाँ, जब तक उस जगह पे जहाँ पर इसका एक्ट वर्ड का प्रयोग हुआ है कोई अन्य आशय न दिया गया हो। इसके बाद आएंगे सेक्शन 33। सेक्शन 33 में एक्ट और ओमिशन वर्ड को किस रूप में परिभाषित किया जाए, विस्तारित किया जाए, इसके बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है, द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज ए सिंगल एक्ट, एंड द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर एक्ट वर्ड या ओमिशन वर्ड को परिभाषित किया गया है कहीं पे भी IPC में, तो वहाँ पर सिंगल एक्ट को भी, सिंगल ओमिशन को भी उसी तरह देखा जाएगा जैसे ग्रुप ऑफ एक्ट या ग्रुप ऑफ ओमिशन। यानी इनको अलग से डिनोट नहीं किया जाएगा, बल्कि सिंगल और ग्रुप दोनों को सेम ही वर्ड एक्ट और ओमिशन से ही जाना जाएगा।
इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 34। सेक्शन 34 में बताया गया है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। यहाँ पर है क्या कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ विथ वर डन बाय हिम अलोन। जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि मान लीजिए एक ग्रुप है कुछ लोगों का, कुछ व्यक्तियों का, और जिन्होंने कोई अपराध करने की ठानी है और सबका इंटेंशन यानी सबका आशय जो अपराध करने का है एक ही है मुद्दा, और उसके तहत सब लोगों ने मिलकर अपराध किया। तो यहाँ पर उन लोगों पर अपराध का दंड या अपराध की परिभाषा वैसे ही मानी जाएगी जैसे कोई अकेला व्यक्ति उस अपराध को अग्रसारित करता है या परिभाषित करता है, आगे बढ़ाता है। उसके बाद सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 में बोला गया है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। यहाँ पे बताया क्या गया है वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाई रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विथ अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाई सेवरल पर्सन, ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइन इन द एक्ट विथ सच नॉलेज और इंटेंशन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाई हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन। यानी जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान आशय के लिए जाने के कारण आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान आशय से उस कार्य को सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। देखिए यहाँ 34 और 35 में थोड़ा सा अंतर है। 34 में भी ग्रुप द्वारा किया जाता है, 35 में भी ग्रुप द्वारा किया जाता है। 34 में यह बताया गया है कि ग्रुप द्वारा कॉमन इंटेंशन है लोगों का, दोनों सारे ग्रुप के मेंबर्स का इंटेंशन कॉमन है, सारे ग्रुप मेंबर एक साथ मिलकर करते हैं। 35 में भी क्या है कि उनका जो रीजन है, ठीक है, वो क्रिमिनल है, बाकी साथ में उन्होंने भले उसको अग्रसारित ना किया हो पर वो मिल के एक चीज़ क्राइम हुआ हो, ऑफेंस हुआ हो, तो उसको भी ऐसे ही देखा जाएगा मान लो वो अकेले द्वारा किया गया हो, सारे मेंबर उसमें दायित्व उनका बनेगा अपराध का। तो 34 और 35 में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 36 में। 36 में क्या बताया गया है इफेक्ट काज बाई पार्टली बाई एक्ट एंड पार्टली बाई ओमिशन, यानी अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित परिणाम। इसमें क्या बोला गया है वेर एवर द काजिंग ऑफ एन सर्टन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाई एन एक्ट और बाई एन ओमिशन इज एन ऑफेंस, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोक द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोक द्वारा कारित किया जाना वही अपराध समझा जाता है। अब इसको उदाहरण के रूप में अगर समझे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, उसने बी को मारने की इच्छा रखा, केवल मारने का सिंपल सा, मान लीजिए बी उसको पीटने की इच्छा रखा और उसने पीटते हुए क्या हुआ उसकी जान ले ली, यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी कि उसकी जान लेना, लेकिन उसने उसको पिटाई ऐसी की कि उसकी जान चली गई। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति को खाने में छोटा सा कुछ पॉइजन मिलाया जिससे वो सोचा कि ये इससे इसको पेट खराब हो जाएगा या ये बीमार हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ उस पॉइजन को खाने से उस व्यक्ति की जान चली गई। तो यहाँ पे उसका इंटेंशन ये नहीं था कि उसका मर्डर करे, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अंशतः उसको मारना ही चाह रहा था और जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वहाँ एक ही प्रकार का परिणाम है, इसलिए उस पर चार्जेस भी वही लागू होंगे, अपराध भी वही माना जाएगा। उसके बाद आएगा सेक्शन 37 में बोला गया है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूइंग एन ऑफेंस, कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में सहयोग करना।
इसमें क्या बोला गया है कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट, whoever intensely cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts, either single or jointly with any other person commit that offense। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो भी कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध में किए जाने में साहस सहयोग करता है, तो वह उस अपराध को करता है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं और वो सी की जान लेना चाहते हैं, और इन्होंने क्या किया, एक दवा लाए और उसको थोड़ा थोड़ा डोज मिलाकर देते रहे, और ऐसा करने से एक हफ्ते बाद जो सी की मृत्यु हो गई उस डोज से। अब इसमें क्या किया, कभी एक दिन ए ने दवा दी, एक दिन बी ने दवा दी, ऐसे ऐसे करके उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ अगर दो लोगों ने मिलकर भी थोड़ा थोड़ा कुछ कार्य किया है तो दोनों उसके अपराध के काबिल या उसके अपराध के रूप में अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 38। इसमें बोला गया है पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। आपराधिक कार्य में संलिप्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इसमें बोला क्या गया है, वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड आर कंसर्न इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट दे में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। जहाँ की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए संपृक्त हैं, वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए ए ऐसा कार्य करता है कि बी के उसमें उकसावे में आकर बी की जान ले लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा इस पर। और यहाँ पे एक चीज़ और था कि सी ने ए को उकसाया था बी पे प्रहार करने के लिए, तो यहाँ पर सी पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे। यहाँ दोनों ने प्रयास किया बी को मारने का, ए ने और सी ने, लेकिन ए ने क्या किया, सी के उकसावे में आके बी पर प्रहार किया और सी ने ए को उकसाया। तो यहाँ पर ए पर कल्पेबल होमिसाइड और सी पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट तरह के चार्जेस लग सकते हैं एक ही क्राइम के लिए। फिर सेक्शन 39 बोलता है स्वेच्छा या फिर वॉलंटरली। यहाँ पर क्या है, ए पर्सन इज सेड टू काज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन ही काज इट बाय मीन्स वेयर बाय इन इंटेंडेड टू काज इट और बाय मीन विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू काज इट। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उन साधनों द्वारा कार्य करता है जिनके द्वारा उसे कार्य करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कार्य करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था कि या विश्वास करने में कारण रखता था कि उसने उसका कारित होना संभव है। स्वेच्छया कारित करना कहलाता है। अब उदाहरण के रूप में देखिए, मान लीजिए एक नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसको बी के घर में जहाँ पर कई लोग रहते हैं वहाँ पर उसे चोरी करनी है। अब घर को खाली कराने के वजह से उसने क्या किया, बी के घर में बाहर आग लगा दी। उसने बस यही चाहा था कि आग लगा देंगे, लोग घर से बाहर भागेंगे, उनके घर में चोरी कर लेंगे। लेकिन उस आग लगाने से क्या हुआ कि बी के घर में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई आग लगने से। अब इसमें उसकी इच्छा नहीं थी कि आग लगने से लोगों की मृत्यु, उसकी चाहत होती है कि चोरी करना, लेकिन चूंकि मृत्यु हुई तो यहाँ स्वेच्छा के अंतर्गत इसको जो मृत्यु हुई उसको आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इसके बाद सबसे अंतिम में है आर्टिकल 40 ये सेक्शन 40 जिसमें ऑफेंस या अपराध को परिभाषित करने का और विस्तारित करने के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए इतना बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको सामान्य शब्दों में पहले बता दूं कि देखिए, हमने सबसे शुरू में जब अपराध की परिभाषा बताई, ऑफेंस की परिभाषा बताई, तो वहाँ पे हमने ये भी बताया था कि ये देश काल परिस्थिति और संस्कृति भौगोलिक स्थिति इनके आधार पर इसकी परिभाषा बदलती रहती है। और सेक्शन 40 में भी यही चीज़ बताने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या बोला गया है, इस धारा के अनुच्छेद 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडित की गई बात का द्योतक है। यानी एक्सेप्ट इन द चैप्टर and section mentioned in the class 2 and 3 of this section, the word offense denote a thing made punishable by this code. In chapter
4 chapters 5th A and in the following section, namely section 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119 and 120 and 187, 194 and many more and so on. The word offense denote a thing punishable under this code or under any special or local law or hereinafter defined. And in the section 141, 176 and so on, the word offense has the same meaning when the thing punishable under the special or local laws is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months और upwards whether with or without फाइन। देखिए यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो देश काल परिस्थिति है उसके आधार पर भी अपराध को घोषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। और वही चीज़ यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया है कि जो लोकल लॉज हैं, स्पेशल लॉज हैं, उनके आधार पर भी अपराध की घोषणा की जाती है। इसके बारे में मैं आगे जब ये एक्ट्स जो सेक्शंस हैं ये जब आएंगे इनको और विस्तार से मैं बताऊंगा। बस अभी समझने के लिए यह है कि सेक्शन 40 में ये बताया गया है कि अपराध की कोई एक सिंगल परिभाषा भी नहीं है। पहले की जो परिभाषाएं हमने बताई हैं चैप्टर्स में, उनके अलावा भी लोकल लॉज, स्पेशल लॉज के आधार पर भी इनको परिभाषित किया जा सकता है। इसीलिए ऑफेंस का कोई एक स्पेशल परिभाषा हम घोषित नहीं करते हैं, जो हमने पहले भी शुरुआत में इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था। तो दोस्तों आज हमने सेक्शन 26 से सेक्शन 40 आईपीसी भारतीय दंड संहिता के बारे में जाना और आगे फिर अभी ये चैप्टर 2 चलेगा ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आगे के जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।